गया था, जिसकी खास वजह से ही तो फिर इनका दिनांक 9 अक्टूबर सन 2006 को देहांत हो गया था। और इसके लिए पूरे देश भर में पार्टी के लोग, यहाँ पंजाब प्रदेश के विशेषकर दलित वर्ग के लोगों को ये अधिकांश जिम्मेवार मानकर चलते हैं। हालांकि इनके देहांत के बाद मैंने भी यहाँ पार्टी के पंजाब स्टेट के रहे अध्यक्ष श्री अवतार सिंह करीमपुरी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजकर यह पंजाब में अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने व जन आधार को भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अंत में मुझे भी इनसे यहाँ निराशा ही मिली और फिर मुझे इनको यानी कि अवतार सिंह करीमपुरी को पंजाब स्टेट से अलग करके इन्हें हिमाचल प्रदेश में पार्टी के कार्य में लगाना पड़ा है। किंतु वहां भी हमारी पार्टी को इस बार विधानसभा के हुए आम चुनाव में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में अब इनको अर्थात श्री करीमपुरी को आगे पंजाब स्टेट में तो पार्टी के कार्य में बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा और ना ही अब इनको पंजाब स्टेट से कोई भी चुनाव लड़ाया जाएगा। अर्थात अब इनका पार्टी में भविष्य केवल हिमाचल प्रदेश में यहाँ आगे लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में आए रिजल्ट के ऊपर ही निर्भर करेगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब पंजाब में जिन लोगों को भी पार्टी संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई है तो वे भी ये भूल जाएं कि उन्हें आगे उत्तर प्रदेश से कुछ भी मिलने वाला है। अर्थात अब पंजाब में पार्टी के लोगों को यहाँ अपनी खुद की मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना होगा। इसके अलावा मैंने इनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पार्टी के 2 पूर्व एमएलसी डॉक्टर मेघराज व श्री एमएल तोमर को जो लगाया हुआ है, तो ये दोनों लोग यहाँ पूर्व के रहे खराब अनुभव को ध्यान में रखकर वह इनकी मदद करने के साथ साथ इनकी गतिविधियों पर भी काफी पैनी नजर रखे हुए हैं, जिनको मैंने इधर पार्टी के कार्य में लगाया हुआ है। जो मुझे इस मामले में व पार्टी हित में जरूरत महसूस होने पर समय समय पर अवगत भी कराते रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के बारे में भी मुझे केंद्र से भेजे हुए प्रभारी लोग यहाँ पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की सभी गतिविधियों के संबंध में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। इन कुछ खास व जरूरी बातों के साथ ही अब मैं यहाँ चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर से भारी तादाद में आए हुए पार्टी के लोगों का ध्यान देश में आम जनहित में इस मुख्य बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जब से केंद्र में व देश के कई राज्यों में भी बीजेपी व इनके एनडीए की सरकारें बनी हैं, तो तब से इन्होंने अपने खासकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी व पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के तहत चलकर पूरे देश में यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि का हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है, जो अभी तक भी लगातार जारी है। और दलितों के मामले में तो इन्होंने शुरू से ही अपने इसी एजेंडे को आगे रखकर पहले हैदराबाद का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड कराया और फिर इसके बाद इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही
उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में पिछले वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कुछ दिन बाद ही वहां महाराणा प्रताप की हुई जयंती के मौके पर जुलूस निकालने की एक मामूली सी बात को लेकर वह उसकी आड़ में वहां जानबूझकर दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि कराया है, जिसका पर्दाफाश करने व जनहित से जुड़े कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी जब मैंने राज्यसभा के नियमों के तहत चलकर सदन में अपनी बात रखनी शुरू की, तो तब फिर सदन में बीजेपी व सत्ता पक्ष के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही खासकर सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में हुए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर मुझे इन्होंने यहाँ अपनी पूरी बात को भी ठीक ढंग से नहीं रखने दिया था। अर्थात राज्यसभा में मुझे अपनी पूरी बात को भी इन्होंने ठीक ढंग से नहीं रखने दिया था, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए ही फिर मैंने ये सोचकर अपने राज्यसभा के पद से उसी दिन अर्थात पिछले वर्ष दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को ही तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात संसद के अंदर भी अपने देश के खासकर दुखी व पीड़ित एवं कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ अपनी पूरी बात भी सही ढंग से नहीं रख सकती हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में मेरे लिए अब यहाँ राज्यसभा में बने रहने का कोई खास औचित्य नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जिस दिन मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, तो उसी दिन मैंने ये भी फैसला लिया था कि अब मुझे पूरे देश में एक ध्यान होकर यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों व व्यापारियों आदि इन सभी लोगों को बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली के बारे में इन्हें जागरूक व तैयार करके फिर इनके जरिए यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। हालांकि यही सब सोचकर यहाँ वर्षों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिनांक 27 सितंबर सन 1951 को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही इनके बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने देश में हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवादी व गैर बराबरी वाली वर्ण व्यवस्था के शिकार करोड़ों लोगों को अर्थात यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों आदि को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भारतीय संविधान में खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, नेहरू, गांधी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है और ना ही इनके किसी भी देवी देवता व भगवान आदि की है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन इनके यहाँ एकमात्र रहे मसीहा व भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, जिनके द्वारा इन वर्गों को दी गई सुविधाओं को अब ये सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें किसी न किसी रूप में इन्हें प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने में ही लगी हुई है। और इसी मानसिकता के तहत चलकर अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में इन वर्गों के लिए
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपने बड़े बड़े मंत्रालयों के अधिकांश कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को भी कम करने में लगी हुई है। जबकि इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने पहले ही काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया है और इनका आरक्षण का कोटा भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। और इतना ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्होंने अपने वोटों के स्वार्थ में इन्हें खासकर बीएसपी से दूर रखने के लिए, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो इन्हें बीएसपी से दूर रखने के लिए तो यहाँ पर जो विरोधी पार्टियां हैं तो इन्होंने अभी तक ऐसा इम्प्रेशन दिया हुआ है, ऐसा जताया हुआ है बैकवर्ड क्लास के लोगों को जैसे बीएसपी इन वर्गों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हो, जैसे बीएसपी देश में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हो। जबकि वास्तव में अन्य पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने में यहाँ अहम भूमिका बहुजन समाज पार्टी की ही रही है, जिसके लिए बीएसपी को काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। और इस संबंध में यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहूंगी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इसे लागू नहीं किया था। तब फिर हमारी पार्टी को ही इसे लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफी कड़ा संघर्ष फिर हमारी पार्टी को करना पड़ा था। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी ने लगभग 6 महीनों तक दिल्ली के बोर्ड क्लब पर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें आपके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन राज्यों से भी लोग धरने पर बैठे थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए। लेकिन फिर भी उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, जिसका आगे चलकर नतीजा ये हुआ कि देश में सन 1989 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसके स्थान पर फिर जनता दल के नेता श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बन गई थी, जिसको उस समय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहर से अपना समर्थन दिया हुआ था।